नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल AR एकेडमी में। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे एग्रीकल्चर स्कीम्स के बारे में। हमने दो वीडियोज बनाया है और एक वीडियो आज हम फिर लेके आ रहे हैं। जो भी बची हुई स्कीम्स होंगी उनको आज हम पूरा करेंगे, जो भी इम्पोर्टेंट होगी। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहली जो हमारी स्कीम है वो है परंपरागत कृषि विकास योजना। क्या है परंपरागत कृषि विकास योजना? तो जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है, क्या है परंपरागत। परंपरागत का मतलब क्या होता है? प्राचीन। जो भी हमारे एग्रीकल्चर की पुरानी जो विधियां थी, जिसमें हम क्या करते थे, ज्यादा खाद का यूज नहीं करते थे, जो भी हमारे रासायनिक खाद है उनका यूज नहीं करते थे, और हम एक तरह से ऑर्गेनिक तरह से खेती उगाते थे। जो भी हमारे एनिमल प्रोडक्ट हो गए, गोबर हो गया, इन सब चीजों का यूज करके हम उर्वरक का यूज करते थे और केमिकल्स का यूज कम करते थे। तो यही इसका मेन मोटो भी है। इस स्कीम की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी हमारी 2015 में। और ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए इसका क्या है, मेन एम है, जो भी इसका मेन एम है वो है कि हम किस तरह से ऑर्गेनिक फार्मिंग करें, और जो भी हमारे पेस्टिसाइड हैं, इंसेक्टिसाइड हैं या केमिकल उर्वरक हैं, इन सब चीज़ों का यूज हम कम करें। ये जो स्कीम है, ये हमारी एक स्कीम है, कौन सी? नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। जो हमने आपको पढ़ाई है, नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ये उसका जो एक कंपोनेंट है, सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट। सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट उसके अंडर में ये क्या है, ये स्कीम है। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि जो परंपरागत कृषि विकास योजना स्कीम है वो हमारी आती है नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, और उसका जो कंपोनेंट है सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट, उसके अंडर में आती है कौन सी? हमारी परंपरागत कृषि विकास योजना। तो इसका मेन जो ऑब्जेक्टिव है यही है कि किस तरह से हम केमिकल फ्री फार्मिंग करें। केमिकल फ्री फार्मिंग, तो इससे क्या होगी कि हमारी जो है सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ेगी, जो सॉइल की प्रोडक्टिविटी है वो भी बढ़ेगी, और जो भी हमारे केमिकल्स हमारे फूड चेन में जा रहे हैं उसमें कमी होगी। और ये एक हमारा क्लस्टर बेस्ड अप्रोच है। क्या है? क्लस्टर बेस्ड अप्रोच। इसमें क्या करते हैं कि किसानों का एक ग्रुप बनाया जाता है। क्योंकि क्या होता है कि हम आपको पता होगा, इंडिया के जो किसान है वो सीमांत किसान है और छोटे छोटे उनके पास क्या है, जमीनें हैं। और इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए बड़ी जमीन की आवश्यकता होती है। तो जैसे 8-10 किसानों का हमने एक क्लस्टर बना दिया, तो उससे क्या होता है कि सबकी ग्रुपिंग हो जाती है, सब एक साथ एग्रीकल्चर करते हैं और ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं, जिससे क्या होती है, सभी को सुविधा होती है। तो इसमें लगभग 20 हेक्टेयर का एक क्लस्टर तैयार किया जाता है। 20 हेक्टेयर की एक ग्रुपिंग की जाती है लैंड की, और फिर उसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग की जाती है। और ये जो स्कीम है वो हमारी प्रोडक्शन से लेके मार्केटिंग तक, किस तरह से हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग करनी है, किस तरह से हमें उगाना है, कौन कौन से केमिकल से को अवॉइड करना है और कौन से मेथड अपनाने हैं, ये सब से लेके मार्केटिंग तक जो भी हम प्रोड्यूस करेंगे उसकी मार्केटिंग किस तरह से करनी है और उसको बेचना किस तरह है, ये सारा चीजें सरकार जो है इसमें ध्यान देती है, मार्केटिंग सपोर्ट तक का ध्यान देती है। और इसमें जो है, जैसे पता है कि इसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं, तो ऑर्गेनिक जो फार्मिंग होती है, ऑर्गेनिक बेस्ड जो क्रॉप्स होती हैं उनके लिए एक सर्टिफिकेशन की जरूरत होती है। तो इसका जो सर्टिफिकेशन होता है वो होता है, आपको पता होगा, दो मेथड होते हैं। एक होता है पीजीएस सिस्टम, जिसे क्या कहते हैं, पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम। पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम, और इसमें क्या है, ये 3 साल में जो है 3 साल की ऑर्गेनिक फार्मिंग के बाद जो है सर्टिफिकेट दे देती है, और ये सिंपल होता है, लो कॉस्ट होता है। तो इसका जो ये चीज आपको याद रखनी है कि इसमें जो सर्टिफिकेशन होता है वो पीजीएस सिस्टम से होता है। एनपीओपी जो सिस्टम होता है वो इसमें उस तरह से सर्टिफिकेशन नहीं होता है। तो इसमें ग्रुप फार्मिंग की जाती है, ऑर्गेनिक सप्लाई चेन बढ़ाया जाता है, किस तरह से ऑर्गेनिक सप्लाई चेन की बढ़ाएं, ये सब चीज़ों का इसमें ध्यान दिया जाता है। इसमें और एक चीज़ देखें अगर, तो 3 साल के लिए, कितने साल के लिए, 3 साल के सरकार जो है कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट भी करती है। कितना? 31,500 पर हेक्टेयर का फाइनेंस जो है सरकार देती है, फाइनेंशियल असिस्टेंस, जिसमें लगभग 15,000 रुपए जो है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के रूप में पहले ही बार में, एक ही बार में अकाउंट में भेज दिए जाते हैं। किसके लिए? इनपुट के लिए,
जो भी हमारा सीड हो गया या मशीनरी हो गई, जो इनपुट के लिए 15,000 लगभग डीबीटी में दे दिया जाता है। फिर उसके बाद लगभग 4500 जो है वो मार्केटिंग, पैकेजिंग हो गया, वैल्यू एडिशन हो गया, इन सब चीज़ों के लिए दिया जाता है। जो भी हम ऑर्गेनिक प्रोड्यूस करेंगे उसकी एक मार्केटिंग करनी पड़ेगी, और ऑर्गेनिक प्रोड्यूस महंगा भी बिकता है तो उसकी पैकेजिंग करने के लिए, उसका एक ब्रांड नेम देने के लिए, उसमें वैल्यू एडिशन किस तरह कर सकते हैं, इसके लिए भी 4500 का जो है असिस्टेंट देती है। और 3000 का असिस्टेंट देती है सर्टिफिकेशन के लिए सरकार हमारी। और जो बच्चा लगभग हमारा 9000 है उसके वो देती है ट्रेनिंग के लिए, अवेयरनेस के लिए, इन सब चीज़ों के लिए। क्योंकि ऑर्गेनिक फार्मिंग किस तरह से करनी है और किस तरह से हमें गोबर की खाद बनानी है या फिर वर्मी कंपोस्ट बनाना है, इन सब की ट्रेनिंग हो गया, अवेयरनेस हो गया, कैपेसिटी बिल्डिंग हो गया, इन सब के लिए लगभग 9000 रुपये सरकार प्रोवाइड कराती है। इसकी अगर अचीवमेंट की बात करें तो कुछ जो अभी तक 2015 से जो अचीवमेंट किया है, तो लगभग अभी तक 52,000 क्लस्टर बना चुकी है सरकार ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए। कितने? 52,000, लगभग 52,000 से ज़्यादा। और आपको पता ही है एक क्लस्टर कितना होता है? 20 हेक्टेयर से 20 हेक्टेयर तक होता है। और लगभग 25 लाख फार्मर जो है, कितने? 25 लाख फार्मर इस स्कीम से बेनिफिट हुए हैं या इस स्कीम से जुड़े हैं। और लगभग 14,99 लाख हेक्टेयर जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है हुई है इस स्कीम की मदद से। तो ये इसकी अचीवमेंट है। चलिए अब जो है हम दूसरी स्कीम देखते हैं, वो है हमारी पीएम प्रणाम। क्या है? पीएम प्रणाम योजना। इसका फुल फॉर्म है प्रोग्राम फॉर रेस्टोरेशन, अवेयरनेस, नरिशमेंट एंड एमेलियोरेशन ऑफ मदर अर्थ। ये इसका जो है फुल फॉर्म है। और ये जो है जून 2023 में अप्रूव हुई थी। कब हुई थी? जून 2023 में इसका अप्रूवल हुआ था। और ये जो स्कीम है 2023-24 से लेके 25-26 तक के लिए थी। इसके बाद इसको बढ़ाया भी जा सकता है, वो तो पता चलेगा इस साल के बाद। लेकिन जैसे आप नाम से ही जान रहे होंगे पीएम प्रणाम, इसका अगर फुल फॉर्म पढ़ेंगे तो रेस्टोरेशन, अवेयरनेस, नरिशमेंट एंड अमेलियोरेशन। मतलब एक तरह से जो हमारी सॉइल है उसको किस तरह से रिस्टोर करें, जो भी उसका डिग्रेडेशन हो रहा है किस तरह से अवेयरनेस लोगों को फैलाएं, खासकर किसानों में किस तरह से जो है सॉइल को इनरिच किया जाए, नरिशमेंट किया जाए। और जो भी हमारी डिग्रेडेड लैंड है या कोई ऐसी लैंड है जिसको सुधारा जा सकता है, उसका किस तरह से अमेलियोरेशन करें, यही इसका मेन एम है। इसमें क्या करेंगे कि किस तरह से हम केमिकल फर्टिलाइजर को जो है कम कर सकते हैं। केमिकल फर्टिलाइजर का यूज जो है हम कम करके क्रॉप का प्रोडक्शन ले सकते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग को किस तरह बढ़ाया जा सकता है, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर किस तरह बढ़ाया जा सकता है, ये सब चीज़ों का इसमें ध्यान दिया जाता है। और इसमें जो टारगेट है वो हमारा है कि जो 20,000 करोड़ की सब्सिडी होती है फर्टिलाइजर की, फर्टिलाइजर सब्सिडी आपको पता होगी, यूरिया खरीदने के लिए सरकार रुपए देती है, सब्सिडी देती है। तो वो सब्सिडी को 20,000 करोड़ की सब्सिडी को लगभग कम करना है कितने सालों में? 2023 से लेकर 2026 तक में लगभग 20,000 करोड़ की सब्सिडी को जो है वो कम करना है। और इसमें एक चीज और, एक पॉइंट और याद रखने लायक चीज है कि इसकी जो सब्सिडी की सेविंग के लिए जो फंडिंग है, सब्सिडी सेविंग के लिए फंडिंग है, वो होती है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स के द्वारा। मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स के द्वारा ये स्कीम स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल के द्वारा नहीं है, ये सब्सिडी सेविंग जो होती है वो होती है मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर द्वारा। चलिए अब जो नेक्स्ट स्कीम है वो है हमारी सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन। सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन। तो जैसे पता ही चल रहा है, नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि इसमें किस तरह से एग्रीकल्चर में जो भी मशीनीकरण है, यांत्रिकीकरण है, उसको किस तरह से बढ़ाया जा सकता है। क्योंकि मशीनों से बहुत सा काम आसान हो जाता है एग्रीकल्चर में और बहुत जल्दी भी हो जाता है। तो
एग्रीकल्चर का मैकेनाइजेशन किस तरह बढ़ाया जा सकता है, यही इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। इस स्कीम की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी हमारी 2014-15 में, और मिनिस्ट्री हमारी वही मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। तो फार्म मैकेनाइजेशन को बढ़ाना, और इसमें सब्सिडी भी दी जाती है किसके लिए, जो फार्म मशीनरी की बाइंग के लिए, उसके लिए सब्सिडी दी जाती है। और नॉर्थ ईस्टर्न में जो इसकी सब्सिडी होती है वो लगभग नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो है उसकी सब्सिडी लगभग 100% तक होती है। कितना, 1.25 लाख तक जो है, अगर इतने का कोई यंत्र आ रहा है या फिर इससे ज़्यादा का आ रहा है तो लग 1.25 लाख की सब्सिडी जो है वो 100% गवर्नमेंट द्वारा दी जाएगी, बाकी का किसान खुद लगाएगा। वहीं अदर स्टेट जो है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के अलावा जो अदर स्टेट हैं उनमें 40 से 50% की सब्सिडी दी जाती है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में 100% सब्सिडी दी जाती है 1.25 लाख तक, और अदर स्टेट में 40 से 50%। इसके बाद जो नेक्स्ट स्कीम है हमारी वो है पीएम आशा। क्या है, पीएम आशा। इसका फुल फॉर्म है पीएम अन्नदाता आय सुरक्षा अभियान। आय सुरक्षा अभियान, ये एक जो है अम्ब्रेला स्कीम है और सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। ये चीज़ आपको याद रखनी है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। और 2018 में इसकी शुरुआत हुई थी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंतर्गत। और अम्ब्रेला स्कीम है, मतलब इसके अंतर्गत और भी स्कीमें चलती हैं और इसके साथ साथ और कई स्कीम इसके साथ जुड़कर काम करती है। तो ये अम्ब्रेला स्कीम है। इसमें क्या होता है कि पल्सेज, ऑयल सीड और कोपरा के लिए जो है प्राइज एश्योरेंस मिलता है इसमें। प्राइज एश्योरेंस, जैसे कि आपको पता ही है कि क्या है, आय सुरक्षा अभियान। किस तरह से किसान की जो आय है उसकी सुरक्षा कर सकते हैं, किस तरह से किसान की जो आय है उसको नुकसान न हो पाए। क्योंकि क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा कि प्याज के सीजन में देखा होगा, जब बहुत ज्यादा प्याज हो जाता है या टमाटर हो जाता है, आपने कई सारी न्यूज पढ़ी होगी कि टमाटर अपना कुचल दिया किसान ने, या फिर 1 रुपए में बेच दिया, 2 रुपए में पूरा ट्रक बेच दिया। इस तरह की कई सारी आपको चीजें देखने को मिलती है। तो ये चीजें ना हो पल्सेज में, ऑल सीड में, कोपरा में। तो इस तरह का प्राइस इंश्योरेंस दिया जा सकता है, दिया जाता है। और इसमें इससे क्या होती है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो है वो बढ़ती है। और जब प्राइस इंश्योरेंस होता है तो किसान उगाएगा और उसको फिर अपने पास स्टोर करके वो जब चाहे उसको बेच भी सकता है। ये होता है। क्योंकि तो इसमें क्या होता है, पोस्ट हार्वेस्ट जो डिस्ट्रेस सेलिंग है उससे मिनिमाइजेशन होता है या उसमें कमी आती है। डिस्ट्रेस सेलिंग का मतलब है कि अब जैसे एक ही सीजन में सभी किसान लगभग एक ही चीज उगा रहे हैं तो बहुत ज्यादा मार्केट में उस चीज की उपलब्धता हो जाती है और प्राइस कम हो जाता है। और लेकिन किसान भी क्या करे, उसको प्राइस नहीं अच्छा मिलता, वो एक ही साथ सब लोग बेचने पहुंच जाते हैं, इस वजह से और प्राइस कम हो जाता है। तो ये डिस्ट्रेस सेलिंग कहलाती है। तो इसमें किसान अब क्या कर सकता है, जब प्राइस इंश्योरेंस उसको मिलेगा तो वो अपने पास स्टोर करके भी रख सकता है अपने क्रॉप को, और जब फिर उसको लगे वो उसको बेच सकता है। तो ये एक तरह से प्राइस सपोर्ट के लिए काम करती है। प्राइस सपोर्ट सिस्टम, प्राइस सपोर्ट स्कीम है किस पे, एट द रेट ऑफ एमएसपी। एमएसपी पे जो है प्राइस सपोर्ट सिस्टम मिलता है, कैश क्रेडिट भी मिलता है। बैंक और नोडल एजेंसी से प्राइस स्टेबलाइजेशन एक फंड भी बनाया गया है इसके लिए, इन चीजों के लिए प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड। ये फंड जो है बनाया गया है टोमेटो, भारत दाल, भारत आटा, भारत आटा और भारत राइस, इन चार चीजों के लिए क्या बनाया गया है, प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड। ये चीज आपको याद रखनी है। और इसकी अगर बात करें तो खरीद जो है नाफेड भी करता है और एनसीसीएफ भी कर सकता है। दो पोर्टल हैं इसके खरीद के लिए, ये आप याद रखिएगा। ई समृद्धि पोर्टल, ई समृद्धि पोर्टल, ये जो है हमारा नाफेड के
अंतर्गत आता है, और दूसरा है हमारा ई संयुक्ति पोर्टल। ई संयुक्ति पोर्टल जो आता है हमारे एनसीसीएफ के अंतर्गत। ये दो पोर्टल हैं जिससे खरीदारी होती है। इसके बाद अगर नेक्स्ट स्कीम की बात करें तो वो है हमारा नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग। क्या है? नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग। नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग, तो ये भी किससे रिलेटेड है? नेचुरल फार्मिंग से। इसकी जो शुरुआत हुई थी, या कैबिनेट, इसको मंजूरी कैबिनेट ने दी थी कब? 25 नवंबर 2024 को। और ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। ये चीज आपको याद रखनी है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। तो इसका भी जो एम है, मेन ऑब्जेक्टिव है, वो यही है कि किस तरह से हम केमिकल फ्री जो है एग्रीकल्चर कर सकते हैं, क्रॉप प्रोडक्शन कर सकते हैं, और जो इकोसिस्टम को हम रिस्टोर कर सकते हैं, इकोसिस्टम को रिस्टोर कर सकते हैं हम, सुधार सकते हैं जो भी इकोसिस्टम में गड़बड़ी हुई है नेचुरल फार्मिंग करके। और ये भी हमारा जो है प्रधानमंत्री कृषि विकास योजना के अंतर्गत आती है। प्रधानमंत्री कृषि विकास योजना के अंतर्गत एक स्कीम है हमारी, भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति, जो हमारी चालू हुई थी 2021-22 से 2023 में, 2021 से 2023 तक के लिए ये हमारी स्कीम चालू हुई थी, भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति। इसके अंतर्गत में, प्रधानमंत्री कृषि विकास योजना के अंतर्गत में, और इसी भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति के अंतर्गत ये स्कीम है, नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग। तो एक चीज आपको याद रखनी है कि लोग क्या करते हैं कि नेचुरल फार्मिंग और ऑर्गेनिक फार्मिंग को एक ही समझ लेते हैं। थोड़ा माइनर सा डिफरेंस होता है इसमें, कि जो भी हमारी नेचुरल फार्मिंग होती है उसमें क्या होता है कि जो भी बाहरी प्रोडक्ट हैं, जैसे हमारा ऑर्गेनिक मैन्योर हो गया, या फिर वर्मी कंपोस्ट हो गया, कंपोस्ट हो गया, इन सब चीज़ों का भी नेचुरल फार्मिंग में यूज नहीं करते, जबकि ऑर्गेनिक फार्मिंग में इन सब ऑर्गेनिक चीज़ों का यूज करते हैं। मतलब कोई भी बाहरी चीज़ जो होती है उसका यूज नेचुरल फार्मिंग में नहीं करते हैं। ये माइनर सा इसमें अंतर होता है। नेचुरल फार्मिंग कैसे करते हैं कि खेत में ही जो चीजें हैं उन्हीं से, जैसे कोई क्रॉप हुई उसकी मल्चिंग हो गई, उससे मल्चिंग कर दिया, और कितना कम से कम हम उसमें जुताई करें, और कितना कम से कम उसमें हम मैकेनाइजेशन का यूज करें, और नेचुरली हम कैसे बो सकते हैं, नेचुरली हम कैसे प्रोड्यूस ले सकते हैं, वो हमारा नेचुरल फार्मिंग कहलाता है। और इसमें ऑर्गेनिक मैन्योर का भी यूज नहीं करते, बाहरी बाहरी ऑर्गेनिक मैन्योर का, कि हम कहीं बाहर बना रहे हैं, कंपोस्ट बना रहे हैं, फिर उसका खेत में छिड़काव कर रहे हैं, तो वो भी चीज़ हम इसमें नहीं करते हैं। तो ये नेचुरल फार्मिंग और ऑर्गेनिक फार्मिंग में अंतर होता है। वहीं अगर टारगेट देखें तो इसमें जो टारगेट रखा गया था वो था कि 7.5 लाख हेक्टेयर जो है वो एरिया हमारा नेचुरल फार्मिंग के लिए हमें डेवलप करना है। कितना? 7.5 लाख हेक्टेयर। और 10,000 हमारे बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर, बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर तैयार करने हैं। रिसोर्स सेंटर, बायो इनपुट मतलब जो भी बायोलॉजिकल चीजें हैं जिनका यूज हम नेचुरल फार्मिंग कर सकते हैं, उनके जो रिसोर्स सेंटर है वो किस तरह से हम डेवलप करें। तो ये 10,000 का टारगेट था, और लगभग 1 करोड़ किसानों को नेचुरल फार्मिंग के लिए इंडल्ज करना था। और इसमें सर्टिफिकेशन भी एक तरह से होता है नेचुरल फार्मिंग का। इसमें अगर इंसेंटिव की बात करें तो 2 ईयर के लिए, 2 साल के लिए नेचुरल फार्मिंग में 4,000 पर ईयर जो है फाइनेंशियल असिस्टेंस भी दिया जाता है सरकार की तरफ से। तो ये हो गया हमारा नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग। इसके बाद जो नेक्स्ट स्कीम है वो है हमारी नेशनल बी कीपिंग है, बी कीपिंग एंड हनी मिशन। नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन, तो जैसे आपको समझ ही आ रहा होगा कि इसमें क्या करना है कि बी कीपिंग को किस तरह से, मधुमक्खी पालन को बढ़ाएं, और जो हमारा शहद का प्रोडक्शन है उसको बढ़ाएं। ये जो है हमारी सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, और 2020-21 से ये
2020-21 से 2025-26 तक के लिए ये स्कीम है। और इसके लिए जो है आपको याद रखना, एक चीज याद रखिएगा कि हनी मिशन जो है या हनी का जो प्रोडक्शन है वो किसके अंतर्गत आता है, वो आता है स्वीट रेवोल्यूशन। तो स्वीट रेवोल्यूशन को किस तरह से बढ़ाएं, स्वीट रेवोल्यूशन किस तरह से लाई जाए, जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन आई थी उसी तरह स्वीट रेवोल्यूशन किस तरह से लाई जाए, वो हमारा इस मिशन के अंतर्गत यही हमारा उद्देश्य है। और इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए एक बोर्ड बनाया गया, वो है हमारा नेशनल बी बोर्ड। नेशनल बी बोर्ड वो इसको इम्प्लीमेंट करता है, इस स्कीम को क्या करता है, इम्प्लीमेंटेशन एक तरह से एजेंसी है नेशनल बी बोर्ड। और इसमें तीन जो है एरिया हैं जिसका ध्यान दिया जाता है, तीन एरिया में इसमें ध्यान दिया जाता है, क्या किस तरह से शहद की जो है प्रोडक्टिविटी बढ़ाएं, हनी की जो है प्रोडक्टिविटी किस तरह से बढ़ाएं, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट किस तरह से करें, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट किस तरह से करें, किस तरह से उसका स्टोरेज करें, किस तरह से उसमें क्वालिटी कंट्रोल करें और वो शायद खराब ना होने पाए, ये चीज़ें किस तरह से करें। और इसके अलावा जो तीसरा है वो किस तरह से रिसर्च करें और टेक्नोलॉजी जो है नई नई लाएं कि जिससे हम अच्छे से मधुमक्खी पालन कर सकें और बहुत सारा शहद का जो है प्रोडक्शन जो है बढ़ा सकें। और इसके लिए जो पोर्टल बनाया गया है वो है मधु क्रांति पोर्टल। तो याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि मधु क्रांति पोर्टल किससे रिलेटेड है तो वो है हमारा हनी मिशन से। वैसे आपको मधु समझ के समझ जाना चाहिए, मधु का मतलब ही होता है क्या, शहद। और एक अगर फैक्चुअल चीज और याद रखें तो जो सबसे बड़ा हनी एक्सपोर्टर है, हनी एक्सपोर्ट में जो है मतलब हनी को अपने देश से बाहर भेजने में इंडिया जो है वो सेकंड नंबर पे है। सबसे बड़ा सेकंड एक्सपोर्टर है कौन सा, हमारा इंडिया, हनी के एक्सपोर्ट में। ये हो गया हमारा नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन। इसके बाद जो है अगली जो स्कीम है वो है डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन। डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन डैम। ये जो है इसका जो अप्रूवल हुआ था वो हुआ था हमारा 2 सितंबर 2024 को। और ये भी एक तरह से अम्ब्रेला स्कीम है। और किस तरह से हम जो है डिजिटल चीज़ों का बढ़ावा दे सकते हैं, डिजिटली जो है एग्रीकल्चर में जो है डिजिटलाइजेशन ला सकते हैं, यही इसका जो है मेन जो है इसका उद्देश्य है, ऑब्जेक्टिव है। और इसके लिए जो बजट है वो हमारा 2817 करोड़ का रखा गया है। और इसमें जो इनिशिएटिव है, कौन कौन से इनिशिएटिव हैं, एक तो है किस तरह से हम डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें एग्रीकल्चर से रिलेटेड, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। फिर इसके बाद डिजिटल जनरल क्रॉप एस्टिमेशन सर्वे। और फिर इसके बाद एकेडमिक एंड रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी। तो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करें जिससे कि एग्रीकल्चर में मदद मिले। और इसके बाद जो किस तरह से एक ऐसा हम डिजिटल मैकेनिज्म तैयार करें कि हम क्रॉप का एस्टिमेशन पहले ही कर सकें कि जब क्रॉप होने वाली हो कि इस साल लगभग कितनी क्रॉप होगी, कितना प्रोडक्शन होगा, ये सारी चीज़ें देख सकें। और हमारा रिसर्च और एकेडमिक भी जो है इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी में डेवलप करें एग्रीकल्चर से रिलेटेड। इसके लिए जैसे किस तरह से हम सॉइल मैपिंग करते हैं, सॉइल प्रोफाइल मैपिंग किस तरह से कर सकते हैं कि कौन सी सॉइल जो है हमारी अ, किस क्वालिटी की है, उसमें कितने न्यूट्रिएंट हैं कितने नहीं है, तो ये सब हम किस तरह से डिजिटली कर सकते हैं। और किस तरह से डिजिटली हम क्रॉप का एस्टिमेशन कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें जो है हम देखते हैं। और इसमें रिमोट सेंसिंग का यूज करते हैं हम, रिमोट सेंसिंग हो गया, वेदर डाटा लेते हैं, मेट्रोलॉजिकल डाटा, वेदर डेटा लेते हैं, वाटर रिसोर्स का यूज
वाटर रिसोर्स हमारे कैसे हैं, वाटर रिसोर्स में कितनी कमी है, कितना ग्राउंड वाटर है, ये सारी चीज़ें हम किस तरह से दे सकते हैं। और ये सारी चीज़ें, इस तरह की टेक्नोलॉजी का यूज हम इसमें करते हैं। नेक्स्ट जो स्कीम है वो है हमारी नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। क्या है? नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। तो ये इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव वो किस लिए है? रिजिलियंट फार्मिंग के लिए। इस तरह से रिजिलियंट फार्मिंग को जो है इंडिया में बढ़ावा दे सकते हैं। ये इसका जो है मेन ऑब्जेक्टिव है। रिजिलियंट फार्मिंग का मतलब आपको पता ही है, किस तरह से वेदर चेंज हो रहा है, हमारा सीजन चेंज हो रहा है, और किस तरह से जो है फार्मिंग चेंज हो रही है, तरह तरह के रोग हो रहे हैं फसलों में, तरह तरह के कीड़े लग रहे हैं, सबका प्रकोप बढ़ रहा है। तो किस तरह से हम ऐसी क्रॉप तैयार करें, वैरायटीज तैयार करें कि इन पर इन चीज़ों का कम असर हो और वो रिजिलियंट हो इन सब चीज़ों के लिए। यही इसका मेन जो है एम है। और ये जो स्कीम है वो 2014-15 में स्टार्ट हुई थी। इसके अंतर्गत अंडर द एक मिशन था, नेशनल एक्शन प्लान फॉर नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज। तो इसके अंतर्गत इसकी शुरुआत हुई थी 2014-15 में। इसका यही एम जो हमने आपको बताया कि क्या करते हैं कि क्लाइमेट चेंज का जो इफेक्ट है वो किस तरह से कम किया जा सकते, या जो भी वेरिएबिलिटी हो रही है इस समय एग्रीकल्चर में, उसको कैसे कम करें, किस तरह की हम वैरायटी डेवलप करें कि इन सब चीज़ों का प्रभाव जो है एग्रीकल्चर में ना पड़े, और हमारी एक तरह से क्या हो, क्रॉप सिक्योरिटी हो। किसके लिए? क्रॉप सिक्योरिटी हो, अपने लिए भी और आने वाली जनरेशन के लिए भी। 2018-19 में इसी स्कीम को जो है, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को जो है ग्रीन रेवोल्यूशन के अंतर्गत ग्रीन रेवोल्यूशन के अंतर्गत कृषि उन्नति योजना में शामिल कर दिया था। किसमें? कृषि कृषि उन्नति योजना। ये चीज आप याद रखिएगा। ये शुरुआत हुई थी इसकी नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत, लेकिन 2018-19 में इसको कृषि उन्नति योजना में शामिल कर लिया गया था। और इसी स्कीम को फिर से 2022-23 में परंपरागत कृषि विकास योजना, प्रधानमंत्री परंपरागत कृषि विकास योजना के अंतर्गत शामिल कर लिया। तो ये स्कीम इधर से उधर कई बार हुई है, ये चीज को आपको याद रखना है। इसके जो कंपोनेंट की बात करें तो इसमें दो कंपोनेंट है। एक है हमारा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, रेनफेड एरिया डेवलपमेंट। इसको जो है 2014-15 में ऐड किया गया था इस स्कीम के अंतर्गत। और दूसरा जो है वो है पर ड्रॉप मोर क्रॉप। इसको जो है ऐड किया गया था 2015-16 में इस स्कीम में। तो ये हो गया हमारा नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। इसके बाद जो है नेक्स्ट स्कीम हम पढ़ेंगे वो है हमारा एक जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम। क्या है? किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम। तो ये जो है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंतर्गत ही है। और इसकी शुरुआत हुई थी हमारी 1998, लेकिन 18 दिसंबर 2020 को इसको फिर से रिवाइज किया गया था और कुछ चीज़ें इसमें जोड़ी गई थी। तो ये जो किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम होता है, एक तरह से ये क्या करता है, एक तरह से फार्मर्स को लोन देता है, कोलेट्रल फ्री लोन। कोई भी आपको कोलेट्रल नहीं देना होता है, और आपको एग्रीकल्चर के लिए कोलेट्रल फ्री क्रेडिट मिलता है इसमें, इस स्कीम के तहत किसानों को, जो कि अफोर्डेबल होता है और बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट भी नहीं होता है। इसमें जो इंटरेस्ट रेट होता है वो होता है 7%। लेकिन अगर आप टाइमली इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो इसमें आपको 3% का सबवेंशन मिलता है, मतलब 3% की छूट मिलती है। तो अगर आप टाइमली पे करते हैं तो आपको जो इंटरेस्ट देना पड़ता है वो आपको सिर्फ 4% इंटरेस्ट देना पड़ता है।
तो किसान क्रेडिट कार्ड में आप 4% में लोन ले सकते हैं। और ये जो है हमारा, इसके अंतर्गत जो है स्मॉल फार्मर्स हो गए, मार्जिनल फार्मर्स हो गए, टेनेंट फार्मर्स हो गए, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हो गए, और जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप जो हो गए, ये जो है एलिजिबल होते हैं किसके लिए, क्रेडिट लेने के लिए या लोन लेने के लिए। इसकी अगर बात करें तो इसका जो अपडेट भी हुआ है स्कीम का, तो सबसे पहला जो अपडेट था वो हुआ था हमारा 2006-7 में, 2006-7 में हुआ था अपडेट इसका। और इसको जो है, इसके अंतर्गत 2006 में एक स्कीम जोड़ी गई थी, मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम। ये चीज आपको याद रखनी है कि इसके किसान क्रेडिट कार्ड के अंतर्गत मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम कब जोड़ी गई, 2006-7 में। तो इसमें क्या था कि केसीसी की जो किसान क्रेडिट कार्ड की जो लोन लिमिट थी, वो 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख तक कर दी गई थी, 5 लाख तक कर दी गई थी। और ये जो मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम है, ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। तो इसमें जो पहली चीज की गई थी कि क्रेडिट को जो है 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख तक कर दी गई थी। और कोलेट्रल फी क्रेडिट की लिमिट जो है, कोलेट्रल फी कोलेट्रल फी क्रेडिट जो है वो 1.6 लाख से बढ़ाकर 2 लाख तक कर दी गई थी। कितनी, 2 लाख तक। तो ये था जो पहला जो है एक स्कीम जोड़ी गई, या एक तरह से कह सकते हैं किसान क्रेडिट कार्ड को जो है अपडेट किया गया। वो पहला हुआ था 2006-7 में, जिसमें मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम को ऐड किया गया। इसके बाद जो है रिवाइज्ड केवीसी केसीसी, जो रिवाइज्ड है, कुछ चीजें इसमें भी ऐड की गई थी। वो था हमारा 2020 में। इसमें क्या था कि रिवाइज किया गया, इसमें ये था कि जैसे आपको लोन लेना, किसान ने लोन लिया, फिर वो इंटरेस्ट देने जा रहा है, तो उसको जगह जगह चक्कर लगाए जाते थे, लगाने पड़ते थे। इसमें जो है इसका मेन एम जो यही था रिवाइज केसीसी का, कि किस तरह से टाइमली क्रेडिट और रिपेमेंट के लिए जो है सिर्फ एक सिंगल विंडो सिस्टम हो, क्या हो, सिंगल विंडो सिस्टम तैयार करना, कि सब कुछ जो है हम एक ही जगह लोन ले सकें, लोन चुका सकें, और सारे जो भी डॉक्यूमेंटेशन या तरह तरह की जो भी फॉर्मेलिटी होती है वो पूरी कर सकें। सब कहाँ पर, एक ही जगह पर, हमें हर जगह ना भटकना पड़े और एक ही जगह पर हमारा सारा काम हो जाए। तो ये हमारा रिवाइज्ड केसीसी 2020 में इसका मेन एम यही था। इसमें अगर बात करें कि किन किन चीज़ों के लिए क्रेडिट मिलता है किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम से, तो ये है हमारा शॉर्ट टर्म क्रॉप कल्टीवेशन के लिए, क्रॉप कल्टीवेशन, पोस्ट हार्वेस्ट ऑपरेशन के लिए, पोस्ट हार्वेस्ट ऑप्शन पोस्ट हार्वेस्ट ऑपरेशन, इनके लिए लोन मिलता है। मार्केटिंग जो एक्सपेंस होते हैं उसके लिए भी ले सकते हैं, मार्केटिंग एक्सपेंस। हाउस होल्ड नीड के लिए भी ले सकते हैं। ये चीज़ आपको याद रखनी है कि ये सिर्फ एग्रीकल्चर तक सीमित नहीं है, बल्कि जो भी फार्मर की जो हाउस होल्ड है उसकी जो बेसिक नीड है, अगर वो भी नहीं पूरी हो पा रही है, तो उसके लिए भी ये लोन लिया जा सकता है। प्लस वर्किंग कैपिटल के रूप में भी लिया जा सकता है, वर्किंग कैपिटल के रूप में, इन्वेस्टमेंट क्रेडिट के रूप में, इन्वेस्टमेंट क्रेडिट के रूप में, और नॉन फॉर्म एक्टिविटी के लिए भी किसान क्रेडिट कार्ड से हम लोन ले सकते हैं। तो इतनी सारी चीज़ें इसमें शामिल है कि किन किन चीज़ों से हम इसमें, किन किन चीज़ों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड से क्रेडिट ले सकते हैं। और ये किसान क्रेडिट कार्ड जो है वो कॉमर्शियल बैंक भी देती है हमारी, कॉमर्शियल बैंक हो गई, रीजनल रूरल बैंक हो गई, और कोऑपरेटिव बैंक्स, ये सारी बैंकें हमें जो है किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से लोन प्रोवाइड करा सकती हैं। और इसके लिए सितंबर 2023 में एक जो है पोर्टल बनाया गया था जिसका नाम था किसान ऋण पोर्टल। ये क्या करता है कि ये केसीसी के जो भी लोन है उन सबका जो है एक तरह से निगरानी रखता है, मॉनिटरिंग और इम्प्लीमेंटेशन के लिए ये पोर्टल बनाया गया था, मॉनिटरिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन। तो ये हो गया हमारा किसान क्रेडिट कार्ड। और
हमारी सारी स्कीम खत्म हो चुकी है, हमने 3 पार्ट में सारी स्कीम कवर करा दी है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और हम जल्द मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत